नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का भारत 24 में और मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। वक्त हो चला है हमारे खास बुलेटिन वंदे भारत का, जिसमें आपको दिखाएंगे दिन भर की वो तमाम बड़ी खबरें जो आज सुर्खियों में रही। देश प्रदेश से लेकर दुनिया की हर एक बड़ी हलचल। अगले 1 घंटे में कोई भी बड़ी खबर नहीं छूटेगी। मतलब ये बुलेटिन आपने देख लिया तो समझिए दिन भर की हर एक खबर से आप अपडेट हो लिए। तो चलिए बिना रुके शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और दिखाते हैं आपको इंडिया टू इंटरनेशनल पूरा हाल वंदे भारत। बीजेपी चुनावी मोड में आ चुकी है। मिशन चुनाव के तहत बीजेपी ने आज से गुजरात गौरव यात्रा की शुरुआत की, जिसे जेपी नड्डा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने विपक्षियों पर करारा हमला भी बोला। गुजरात में साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव के पहले बीजेपी ने बिगुल फूंक दिया है। इसी के तहत मेहसाणा से गुजरात गौरव यात्रा को जेपी नड्डा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नड्डा ने रैली के दौरान विपक्ष पर करारा हमला। तो आइए आपको बीजेपी के गुजरात गौरव यात्रा से जुड़ी हुई जानकारी भी दे देते हैं कि ये कितने दिन तक चलने वाली है, इसकी दूरी कितनी होगी और इस दौरान कितनी जनसभाएं होंगी। यानी कि जो बीजेपी का चुनावी मोड है वो गौरव यात्रा के जरिए कैसे नजर आएगा। सबसे पहले जो बीजेपी की गौरव यात्रा है, जिसमें 5 यात्राओं को सम्मिलित किया गया है, 5 यात्राओं को शामिल कर दिया गया है। ये जो 5 यात्राएं हैं ये 11 दिन तक चलने वाली है। इसे नाम गौरव यात्रा दिया गया और इसमें जो सफर तय किया जाएगा वो 5,734 किलोमीटर का रहने वाला है। 11 दिन तक ये यात्रा चलेगी। कुल मिलाकर इसमें 120 जनसभाएं होंगी, जिसमें एक बड़ी भीड़ इकट्ठा की जाएगी, लोगों की मौजूदगी होगी। इसके साथ ही 358 स्वागत सभा उनका भी आयोजन इस गौरव यात्रा के दौरान किया गया है। कोशिश क्या होगी? कोशिश होगी 144 विधानसभा सीटों पर अपने आप को और मजबूत करने की, उन पर असर छोड़ने की, इन जनसभाओं के जरिए, स्वागत यात्राओं के जरिए। तो आज 2 रूट पर गौरव यात्रा नजर आई। कहां से कहां तक, किस तरीके से, उसकी डिटेल्स आप देख लीजिए। जो पहला रूट है वो है मेहसाणा से कच्छ तक ये यात्रा। दूसरा रूट द्वारका से पोरबंदर तक, पूरे गुजरात को कवर किया जाएगा। इसी को लेकर ये तैयारी इस वक्त चल रही है। 2 रूट पर आज ये गौरव यात्रा नजर आई। इसके साथ ही यात्रा आगे भी बढ़ेगी, यानी कि कल के दिन में 3 रूट पर यह गौरव यात्रा आगे बढ़ेगी, जिसमें जो पहला रूट है वो है जंजरका से लेके सोमनाथ तक, ये पहला रूट नजर आएगा। दूसरा रहेगा उनई से फगवेल तक और जो तीसरा रूट रहेगा वो उनई से अंबाजी तक नजर आएगा। गौरव यात्रा को कवर किया जाएगा इन 3 अलग अलग रूट्स पे। कल 3 ऐसी यात्राएं देखने को मिलने वाली हैं। इसके साथ ही अब तक 3 गौरव यात्रा जो हुई हैं उनका भी हम जिक्र कर लेते हैं, जिसकी शुरुआत साल 2002 में पहली यात्रा 127 सीटों पर वो गौरव यात्रा प्रभावी नजर आई। साल 2017 में जो दूसरी यात्रा थी उनका फोकस था 99 सीटों पर, 99 सीट्स पर अपना प्रभाव छोड़ने का। और साल 2022 में जिस तीसरी यात्रा का हम जिक्र कर रहे हैं उस पर टारगेट है 150 सीट पर अपना प्रभाव छोड़ने की। यानी कोशिश की जाएगी 150 सीटों पर अपनी और ज्यादा पार्टी को मजबूती दी जा सके और इसी कोशिश के तहत अब तक 3 गौरव यात्रा हो चुकी हैं। और आइए आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया है महाकाल लोक का वीडियो। उज्जैन नए कालखंड का उद्घोष कर रहा है। यह भी प्रधानमंत्री ने इस वीडियो के साथ लिखा है, भारत की भव्यता के नए कालखंड का उद्घोष हुआ। उज्जैन हजारों साल से भारतीय कालगणना का केंद्र बिंदु, क्योंकि आपको यह भी याद दिला दें कि प्रधानमंत्री ने कल महाकाल लोक का लोकार्पण किया था, जिसके बाद आज उनकी तरफ से यह वीडियो साझा किया गया। महाकाल महादेव, महाकाल महाप्रभु, महाकाल महारुद्र, महाकाल नमोस्तुते। मैं इस अद्भुत अवसर पर राजाधिराज महाकाल के चरणों में शत शत नमन करता हूं। शिव ही ज्ञान है और ज्ञान ही शिव है। हमारे ज्योतिर्लिंगों का ये विकास भारत की आध्यात्मिक ज्योति का विकास है।
तो इस वीडियो से ठीक पहले बीजेपी के मिशन मोड यानी कि गौरव यात्रा का हमने जिक्र किया और ये तो तय है कि बीजेपी पूरी तरीके से चुनावी मोड में है और इसी को लेकर चुनावी राज्यों के लिए मेगा आउटरीच प्रोग्राम की शुरुआत कर दी है। जम्मू कश्मीर में भी अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर बड़ा प्लान बनाया गया है। आउटरीच कार्यक्रम के तहत 60 केंद्रीय मंत्रियों को उतारा जाएगा और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। यानी एक एक करके अब केंद्रीय मंत्री 7 से 8 हफ्ते तक दौरा करने वाले हैं। जम्मू कश्मीर में 60 मंत्रियों की तैनाती की जाएगी, 20 जिलों का दौरा किया जाएगा और यह है बीजेपी का मिशन जम्मू कश्मीर। तो अपनी पूरी वर्क फोर्स उतारने की बीजेपी ने कर ली है तैयारी और यह है बीजेपी का मिशन जम्मू कश्मीर। लेकिन इसके तहत होने क्या वाला है, क्या तैयारी है, इसके पीछे की वजह क्या है? क्योंकि जम्मू कश्मीर में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे बीजेपी बहुत महत्वपूर्ण समझ रही है। मेगा आउटरीच कार्यक्रम जिसके तहत 60 ऐसे केंद्रीय मंत्री हैं जिन्हें मोर्चा संभालने के लिए मैदान में उतार दिया गया है। इसकी तैयारी है बीजेपी की। जो सरकारी योजनाएं हैं उसका फीडबैक ये केंद्रीय मंत्री लेंगे, यानी कि डोर टू डोर लोगों से संवाद करेंगे। जो सरकार की तरफ से योजनाएं चलाई जा रही हैं, लोगों को वो कितना लाभान्वित कर रही है, इसका भी फीडबैक लिया जाएगा। 8 हफ्ते तक करीब 20 जिलों का दौरा ये तमाम 60 मंत्री करने वाले हैं। 20 जिलों को कवर करेंगे। 8 हफ्ते एक लंबा वक्त। जब ये फीडबैक लिया जाएगा, लोगों से पूछा जाएगा सरकार की योजना उनके लिए कितनी महत्वपूर्ण और कैसे वो उन तक फायदा पहुंचा रही है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, जिसके जवाब में बीजेपी ने अपनी जन संकल्प यात्रा की शुरुआत कर दी है। जी, बात हो रही है कर्नाटक की, जहां पर सीएम बसवराज बोम्मई और पूर्व सीएम येदियुरप्पा ने इस यात्रा की शुरुआत कर दी है। इस यात्रा के जरिए बीजेपी जन जन तक हितकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देगी। राज्यों के विधानसभा चुनाव के अलावा 2024 लोकसभा चुनाव पर भी बीजेपी का फोकस है। 60 साल से ज्यादा उम्र के 13 करोड़ बुजुर्गों पर बीजेपी विशेष ध्यान दे रही है, ताकि साल 2024 में वोट परसेंटेज को बढ़ाया जा सके। जो हारी हुई सीटें हैं उन पर जीत दर्ज हो सके और इसके लिए राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल के लिए प्लान तैयार किया जा रहा है। तो एक तरफ कर्नाटक में जहां पर अभी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और इसी का जवाब बीजेपी ने ढूंढ निकाला है, यानी कि बीजेपी कर रही है जन संकल्प यात्रा और इसमें 7 बड़ी रैलियां होंगी। यानी इन 7 रैलियों के जरिए हर वर्ग को साधने की कोशिश बीजेपी करने वाली है। इन रैलियों में सीएम बसवराज बोम्मई के साथ साथ तमाम बड़े नेता भी शामिल होने वाले हैं। बीजेपी का यह प्लान तैयार है कांग्रेस को जवाब देने के लिए। रैली से हर वर्ग को साधने का यह प्लान है। 16 अक्टूबर को मैसूर में, जहां पर एससी मोर्चा की रैली होने वाली है शेड्यूल्ड कास्ट की। 30 अक्टूबर को कलबुर्गी में ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस मोर्चा की रैली होने वाली है। इसकी तारीख 30 अक्टूबर रहेगी। फिर 13 नवंबर को हुबली में किसान मोर्चा की रैली होगी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि हर एक वर्ग को साधने की कोशिश। 27 नवंबर को शिवमोगा में युवा मोर्चा की रैली, यूथ को कैसे कैप्चर किया जाए, कैसे यूथ पे इंपैक्ट बनाया जाए, उसका जिक्र होगा इस रैली में। 27 नवंबर को बेल्लारी में एसटी मोर्चा की रैली, शेड्यूल्ड ट्राइब मोर्चा की रैली होने वाली है और 25 दिसंबर को बेंगलुरु में, जहां पर महिला मोर्चा की रैली होगी। यानी कि महिला भी एक वर्ग जिसे साधने की कोशिश इन रैलियों के जरिए बीजेपी करने वाली है। और अब बात करेंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत, जिनके राष्ट्रपिता बताने के बाद जिन्हें इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख उमर इलियासी को सर तन से जुदा की धमकी मिल रही थी और इसके बाद अब फैसला यह कि उनकी सुरक्षा को बढ़ाकर Y+ कैटेगरी का कर दिया गया है। संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात के बाद से ही इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख उमर अहमद इलियासी को जान से मारने की धमकियां मिल रही थी, लेकिन अब भारत सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। उमर इलियासी की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। उमर इलियासी को Y+ श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। शुक्रगुजार हूं भारत सरकार का कि उन्होंने मेरी सुरक्षा को बढ़ाया है। भागवत से मुलाकात के बाद उमर इलियासी कट्टरपंथियों की नजर पर चढ़ गए। सुबह शाम उन्हें जान से मारने की धमकियां मिलने लगी। कट्टरपंथी कभी इलियासी को फोन कर धमकी देते तो कभी सोशल मीडिया के जरिए उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा जाता था। पहली बात तो यह है कि जिस तरह से मोहन भागवत जी का
मेरे पास आगमन, उनका यहाँ आना, 1.5 घंटे मेरे साथ रहना, उसके बाद मेरे मदरसे जाना, तो ये सारी चीज़ें जो विरोधी हैं, जो राष्ट्र विरोधी हैं, जो अमन नहीं चाहते हैं, उनको ये पसंद नहीं आया। कट्टरपंथियों को जवाब देने के लिए, मजहबी खाई को कम करने के लिए इलियासी और संघ प्रमुख मोहन भागवत आपस में मिले थे। भागवत इलियासी के मदरसे भी गए थे। मुलाकात के बाद इलियासी ने भागवत को राष्ट्रपिता तक करार दे दिया था, लेकिन इलियासी और भागवत की मुलाकात कट्टरपंथियों को फूटी कौड़ी नहीं सुहाई। 22 तारीख से लेकर लगातार 1 तारीख तक मेरे फोन्स पर तरह तरह की धमकियां लगातार आती रही। मेरे सोशल मीडिया नेटवर्क पर धमकियां चलती रही। चीफ इमाम बाइकाट, चीफ इमाम ऑफ इंडिया बाइकाट, इमाम इलियासी बाइकाट, इस तरह से मेरे खिलाफ बाइकाट का प्रोसेस चलता रहा। अमन के दुश्मन हिंदू मुस्लिमों के खिलाफ मजहबी साजिश कर दुश्मनी बढ़ाने के लिए रोजाना षड्यंत्र रच रहे हैं। कभी जहरीले बयान देकर तो कभी फर्जी वीडियो को वायरल कर मुस्लिमों के दिलो दिमाग में हिंदुओं के खिलाफ जहर घोल रहे हैं। और अब बात उत्तर प्रदेश की, जहां की योगी सरकार ने मदरसों का सर्वे करवाया और जिसमें अलीगढ़ में 103 मदरसे अवैध पाए गए हैं। इनकी रिपोर्ट जिला प्रशासन की तरफ से सरकार को अब भेज भी दी गई। अलीगढ़ की 5 तहसीलों में 103 मदरसे अवैध रूप से संचालित मिले हैं। इनकी रिपोर्ट जिला अधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने शासन को भेज दी है। 103 के आसपास हैं, 100 के आसपास ऐसे मदरसे अभी चिन्हित हुए हैं जनपद अलीगढ़ में, जो बिना पंजीकरण के चल रहे थे और उसकी सूचना शासन को प्रेषित की जा चुकी है। मदरसों की इस जांच के बीच समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक हाजी जमीरुल्लाह ने शासन प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जांच के बाद मदरसों पर पाबंदी लगाने की कोशिश की गई तो घर घर में मदरसे होंगे। मदरसे में कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, और मदरसे अगर ये इन्होंने ज्यादा पाबंदी लगाई तो घर घर में मदरसा होगा। हाजी जमीरुल्लाह की चेतावनी के बाद सियासी घमासान मचना तय है। जिले में जो 103 अवैध मदरसे पाए गए हैं, उनके पास उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड से मान्यता नहीं है। जिले में मदरसा बोर्ड के तहत 125 मदरसों का संचालन हो रहा है, जिसमें 4 सरकारी एवं अन्य मान्यता प्राप्त निजी मदरसे शामिल हैं। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली दूसरी बार अध्यक्ष पद पर काबिज नहीं हो पाएंगे और पूर्व ऑलराउंडर रॉजर बिन्नी का नया अध्यक्ष बनना तय हो चुका है, यानी कि अब सिर्फ औपचारिक और आधिकारिक ऐलान होना बाकी है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को आने वाले 18 अक्टूबर को नया अध्यक्ष मिलने जा रहा है। बीसीसीआई के सभी पदों के लिए चुनाव होने वाले हैं। इसके लिए उम्मीदवारों को 11 और 12 अक्टूबर तक अपना नामांकन दाखिल करना था, लेकिन अभी तक सिर्फ 1983 वर्ल्ड कप विजेता टीम के खिलाड़ी रॉजर बिन्नी ने ही बीसीसीआई अध्यक्ष पद के लिए नामांकन किया है। ऐसे में वो निर्विरोध इस पद के लिए चुने जा सकते हैं, जिसका आधिकारिक ऐलान 18 अक्टूबर को होगा। और इस ऐलान के साथ मौजूदा अध्यक्ष सौरभ गांगुली का भी 3 साल का लंबा कार्यकाल खत्म हो जाएगा। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली को दूसरा कार्यकाल नहीं दिए जाने पर बंगाल में सियासी रार शुरू हो गई है। टीएमसी ने गांगुली को दूसरा मौका नहीं दिए जाने के पीछे बीजेपी का हाथ बताते हुए इसे राजनीतिक बदला करार दिया और कहा कि सौरभ गांगुली ने बीजेपी में शामिल होने से इनकार कर दिया था, इसीलिए उनसे बदला लिया गया। Probably as because he hasn't joined BJP and as he belongs to the state of Mamata Banerjee, he belongs to the state of West Bengal ruled by Trinamool Congress, and as because he hasn't given his consent to join BJP. বাংলার দাদা সৌরভ গাঙ্গুলি যথেষ্ট আমরা তাকে নিয়ে বাঙালি হিসাবে গর্বিত। আজকে তিনি একটা জায়গায় বিসিসিআই ছিলেন, কালকে হয়তো আরও একটা অন্য কোনো আরও বড় পদে হয়তো তিনি যাবেন। ওনার জন্য অল দ্য বেস্ট বলবে। এখানে রাজনীতি নয়, বিজেপি কখনো এইসব নিয়ে রাজনীতি করে না। আর যারা পরিবারতন্ত্র নিয়ে কথা বলছে, নিজের মুখটা একবার আয়নায় দেখুক যে তার পিসি ভাইপো, তার নিজের ভাই, ভাইয়ের বউ সব জায়গায় এবং যারা নেতা মন্ত্রী যারা রয়েছে। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली और संयुक्त सचिव जयेश जॉर्ज को छोड़कर बीसीसीआई की मौजूदा कार्यकारिणी के सभी सदस्यों को दूसरा कार्यकाल मिलने जा रहा है। गांगुली को दूसरा मौका नहीं दिए जाने के पीछे बोर्ड के सदस्यों की नाराजगी वजह बताई जा रही है। गांगुली के कई फैसलों से बोर्ड के सदस्य नाराज थे।
गांगुली पर आरोप है कि उन्होंने ऐसे ब्रांड्स का समर्थन किया जो बीसीसीआई के आधिकारिक स्पॉन्सर्स के प्रतिद्वंदी थे। पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष और बीसीसीआई मेंटोर एन श्रीनिवासन खेमा गांगुली के खिलाफ था। गांगुली के कार्यकाल के दौरान भी श्रीनिवासन लगातार गांगुली के फैसलों का मुखर तौर पर विरोध करते रहे। कहा जा रहा है कि श्रीनिवासन खेमे की नाराजगी गांगुली के दूसरे कार्यकाल में सबसे बड़ा रोड़ा साबित हो रही है। सौरभ दूसरा कार्यकाल चाहते थे। नामांकन के आखिरी दिन तक उन्हें दूसरा कार्यकाल मिलने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्हें आईपीएल का चेयरमैन बनाए जाने का ऑफर भी दिया गया था, लेकिन सौरभ को ये डिमोशन मंजूर नहीं था। और इधर अरुण धूमल आईपीएल के नए चेयरमैन होंगे। अरुण फिलहाल बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष हैं, लेकिन सौरभ गांगुली के आईपीएल चेयरमैन पद का ऑफर ठुकराने के बाद अरुण धूमल के नाम पर बोर्ड सदस्यों ने अपनी सहमति जाहिर कर दी। भारतीय क्रिकेट की शीर्ष संस्था बीसीसीआई में बदलाव के बीच आईपीएल चेयरमैन का चेहरा भी बदल जाएगा। मौजूदा चेयरमैन ब्रजेश पटेल की जगह अरुण सिंह धूमल इस पोजीशन को संभालने के लिए बिल्कुल तैयार दिखाई दे रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के छोटे भाई अरुण सिंह धूमल बीसीसीआई के मौजूदा कोषाध्यक्ष हैं। बताया जा रहा है कि ब्रजेश पटेल को अपनी उम्र के चलते इस पद को छोड़ना पड़ रहा है, जो अगले साल 70 वर्ष के हो जाएंगे। कोविड के दौर में ब्रजेश पटेल ने आईपीएल अध्यक्ष के तौर पर कई अहम कार्यों को संपन्न कराया, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण आधे आईपीएल का आयोजन यूएई में करवाना था। सौरव गांगुली अध्यक्ष पद पर बने रहना चाहते थे, लेकिन कमेटी इसके खिलाफ थी। आईपीएल चेयरमैन का पद पहले सौरव गांगुली को ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने ये प्रस्ताव ठुकरा दिया क्योंकि वो बीसीसीआई अध्यक्ष बने रहना चाहते थे। गांगुली बीसीसीआई का नेतृत्व करने के बाद बोर्ड की कमेटी का पदभार नहीं संभालना चाहते थे। उन्हें आईपीएल चेयरमैन का पद संभालना डिमोशन प्रतीत हुआ। इसके बाद अरुण धूमल सबकी पसंद के तौर पर सामने आए और उन्हें लेकर सहमति बन गई। अरुण सिंह धूमल के आईपीएल चेयरमैन का पद संभालने पर आशीष शेलार बीसीसीआई के नए कोषाध्यक्ष बन जाएंगे। आशीष शेलार मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष हैं। बीसीसीआई के अध्यक्ष, सचिव, उपाध्यक्ष, संयुक्त सचिव और कोषाध्यक्ष पद के लिए नामांकन 11 से 12 अक्टूबर तक भरे जाने हैं, जबकि 14 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। बीसीसीआई की अगली एजीएम यानी आम वार्षिक बैठक 18 अक्टूबर को होगी, जिसमें नए पदाधिकारियों के नाम का आधिकारिक ऐलान किया जाएगा। उत्तराखंड के हल्द्वानी में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर एक समारोह में पूर्व कैबिनेट मंत्री और बीजेपी विधायक बंशीधर भगत की जुबान फिर से फिसल गई। अपनी जुबान को लेकर हमेशा से विवादों में रहने वाले बंशीधर भगत ने महिलाओं और छात्राओं के सामने हिंदू देवी देवताओं पर टिप्पणी कर दी। बंशीधर भगत ने सिर्फ सरस्वती और दुर्गा पर टिप्पणी नहीं की, शिव और विष्णु को विचार की बात कह दी, जिसके बाद सियासत शुरू हो गई। हिंदू देवी देवताओं को लेकर दिए गए बयान पर कांग्रेस ने तीखा हमला किया। पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने मामले में कार्रवाई की मांग की। धस्माना ने कहा कि भाजपा विधायक भगत पहले भी इस तरह के बयानों को लेकर चर्चा में रहे हैं। शंकर भगवान के बारे में, विष्णु भगवान के बारे में जिस प्रकार की अपमानजनक बातें कह रहे हैं, मैं समझता हूँ ये भारतीय जनता पार्टी का असली चरित्र, असली चेहरा उजागर कर रहे हैं। उत्तराखंड के बीजेपी विधायक बंशीधर भगत ने महिला सशक्तिकरण पर बात करते हुए आस्था का अपमान कर दिया, जिसे सुनकर वहां बैठी महिलाएं और बालिकाएं हक्का बक्का रह गईं, जबकि कार्यक्रम में बैठे कुछ लोग हंसने भी लगे। छत्तीसगढ़ में ईडी की छापेमारी लगातार जारी है, जिसमें ईडी ने सीएम भूपेश बघेल के करीबियों के ठिकानों पर रेड की। ईडी की ये छापेमारी सुबह 5 बजे से शुरू हुई। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर और रायगढ़ समेत कई जिलों में कई अफसरों के घर पर ईडी ने छापेमारी की। कल की छापेमारी के दौरान ईडी ने 4 करोड़ नकदी और करोड़ों के आभूषण बरामद किए। अब तक ईडी ने करीब 40 जगहों पर छापेमारी की है। आईएएस ऑफिसर समीर बिश्नोई और उनकी पत्नी को ईडी ने हिरासत में लिया है पूछताछ के लिए। उनके यहाँ से 30 किलो के करीब सोना भी बरामद हुआ है। अभी भी जांच चल रही है छत्तीसगढ़ में और ऐसा बताया जा रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग का एक बहुत बड़ा क्लू ईडी के पास था। कोयले से जुड़ा हुआ ये सारा मामला है। इससे पहले आयकर विभाग ने भी इस साल जून में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कार्यालय में तैनात ओएसडी सचिव सौम्या चौरसिया के 2 ठिकानों समेत 7 जगहों पर छापेमारी की थी और अब उन पर और उनके जैसे अफसरों पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है।
आरोप यह है कि ईडी की ये छापेमारी ऐसे वक्त पर हुई जब विपक्ष लगातार जांच एजेंसीज की कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर रहा है। इसके बावजूद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के करीबी अफसरों पर कार्रवाई हुई है, जिसमें रायपुर के खनन प्रमुख आईएएस जेपी मौर्य, सीए विजय मालू और महासमुंद में अग्नि चंद्रशेखर समेत कई अफसरों पर ईडी ने कार्रवाई की है। आइए आपको ये भी बता देते हैं कि कौन कौन अफसर इस कार्रवाई की जद में आया है, किस पर यह एक्शन लिया गया है, जिसमें सबसे पहला नाम है रायगढ़ कलेक्टर रानू साहू के घर पर, जहां पर एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने रेड की है। ये एक अफसर ऐसे जो इसकी जद में आए। ईडी कलेक्टर आवास के कुछ कमरों को फिलहाल के लिए सील कर दिया गया है इस छापेमार कार्रवाई के दौरान। और इसके साथ ही अब आगे की कार्रवाई में सीएम की ओएसडी यानी कि ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी सौम्या चौरसिया से भी ईडी ने पूछताछ की है। यानी कि तमाम अफसरों को इस बार ईडी ने अपनी जद में लिया है। रायपुर में सूर्यकांत तिवारी पर भी यह एक्शन लिया गया है, कार्रवाई की गई है। और इसके साथ ईडी के निशाने पर कोयला और रेत का एक कारोबारी भी है, जिस पर भी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट का एक्शन देखने को मिला। कोयला कारोबारी की 200 करोड़ की संपत्ति इस पूरी रेड के बाद सामने आई है, जिसका खुलासा ईडी की तरफ से किया गया। इस छापेमारी की जद में शराब कारोबारी भी आ सकते हैं, यानी कि अभी ये लिस्ट खत्म नहीं हुई है। कल की छापेमारी में ईडी ने 4 करोड़ कैश भी बरामद किया है और उसके बाद भी ईडी माना जा रहा है ये कार्रवाई आगे जारी रखेगी। इसी बीच में दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल को रेप की धमकी मिली है। उन्होंने बिग बॉस से प्रोड्यूसर डायरेक्टर साजिद खान को निकालने की मांग की थी और उसी के बाद उन्हें ये थ्रेट मिल रहे हैं, जिसको लेकर स्वाति मालीवाल ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। स्वाति मालीवाल को यह धमकी तब मिली जब उन्होंने रियलिटी शो बिग बॉस से निर्माता निर्देशक साजिद खान को शो से बाहर करने की मांग की। इसके लिए उन्होंने केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री को पत्र भी लिखा है। इसी के बाद स्वाति मालीवाल को सोशल मीडिया पर रेप की धमकी मिल रही है, जिसके स्क्रीनशॉट उन्होंने ट्विटर पर शेयर किए हैं। साथ ही पुलिस से भी शिकायत दर्ज कराई है। मुझे बोला जा रहा है इंस्टाग्राम पे कुछ लोगों द्वारा कि जब साजिद खान बिग बॉस से बाहर आएगा तो वो मेरा रेप करेगा। इस रेप थ्रेट्स को लेकर मैंने दिल्ली पुलिस को एक कंप्लेंट दी है। मैं चाहती हूं कि दिल्ली पुलिस तुरंत एफआईआर दर्ज करे, तुरंत जो भी लोग इन्वॉल्व हैं जांच की जाए और इन्वेस्टिगेट करके अरेस्ट होना बहुत जरूरी है। स्वाति मालीवाल ने कहा कि मीटू कैंपेन के दौरान 10 महिलाओं ने साजिद खान पर यौन शोषण के आरोप लगाए थे, जिनमें से कुछ 17 साल की थी। अगर इतने गंभीर आरोप के बाद भी साजिद खान जैसे लोग बिग बॉस में आकर अपनी इमेज सुधारेंगे तो ठीक नहीं है, क्योंकि इन जैसों को जेल में होना चाहिए, बिग बॉस में नहीं। इधर उत्तर प्रदेश में भारी बारिश का कहर लगातार जारी है। 18 जिलों के 1370 गांव ऐसे हैं जो कि बाढ़ की चपेट में हैं। कुछ जिलों में गंगा, राप्ती, घाघरा और शारदा नदियां खतरे के निशान से इस वक्त ऊपर बह रही हैं। बारिश के बाद कुछ हादसे भी हुए। बीते 24 घंटे में करीब 11 लोगों की मौत हो गई। हालांकि राहत बचाव टीम और प्रशासनिक लोग मदद पहुंचाने की तमाम कोशिशों में जुटे हुए हैं, लेकिन अभी की स्थिति में वो नाकाफी साबित हो रही है। बाढ़ से बेकाबू होते हालात के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन में आए और बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा किया। बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच समेत कई इलाकों में सीएम ने हालात का जायजा लिया। बाढ़ की वजह से यूपी के कई इलाकों में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती, बलरामपुर, कानपुर बस्ती, अयोध्या समेत कई इलाकों में बारिश की वजह से लोगों का हाल बेहाल है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में बाढ़ से हालात बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। 200 से ज्यादा गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोगों को किस तरह जान का जोखिम उठाना पड़ रहा है। पानी इतना ज्यादा है कि सड़क पर ही तेज बहाव दिखाई दे रहा है। ऐसे में प्रशासन की तरफ से बाढ़ पीड़ितों के लिए एक नाव तक का इंतजाम नहीं है। जानकारी के मुताबिक खाने पीने का जो सामान प्रशासन की ओर से दिया जा रहा है वो भी खराब है। अक्टूबर महीने की इस बरसात की वजह से कई जगहों पर जल भराव की स्थिति बनी रही। बारिश का आलम यह है कि यूपी के कई जिलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। इतना ही नहीं, 40 से अधिक जिलों के लिए येलो अलर्ट तक जारी कर दिया गया है।
कुल मिलाकर अगर समय रहते हालात पर काबू नहीं पाया गया तो बाढ़ में मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है। और अब बात गोवा की करेंगे, जहां पर इंडियन नेवी का मिग 29 के लड़ाकू विमान नियमित उड़ान के दौरान क्रैश हुआ। जानकारी के मुताबिक विमान क्रैश से ठीक पहले पायलट ने एयरक्राफ्ट से कूदकर समुद्र में छलांग लगा दी, जिससे उनकी जान बच गई। इसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर पायलट को समुद्र से रेस्क्यू किया गया। नौसेना के प्रवक्ता ने ट्वीट कर इस हादसे की जानकारी दी है। नौसेना की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक ये बताया गया है कि दुर्घटना से ठीक पहले ये लड़ाकू विमान अपने बेस की तरफ लौट रहा था। इसके साथ ही सॉर्टी के दौरान तकनीकी खराबी की वजह से ये हादसा हुआ है। टेक्निकल फॉल्ट इसके पीछे की वजह बताया गया है। गनीमत ये रही है कि पायलट को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। लेकिन इसी बीच इस घटना के कारणों की जांच के लिए एक बोर्ड ऑफ इंक्वायरी का आदेश दे दिया गया है, जिसका गठन कर दिया गया है, जो इस पूरे मामले में किस तरीके का लैप्स है उसकी रिपोर्ट तैयार कर सबमिट करेगा। लेकिन इससे पहले राजस्थान के बाड़मेर में 29 जुलाई 2022 को प्रशिक्षण उड़ान यानी कि ट्रेनिंग फ्लाइंग के दौरान भारतीय वायुसेना का मिग 21 लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। इस हादसे में विमान में सवार दोनों पायलट शहीद हुए थे। यानी कि मिग 29 के क्रैश की ये पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी इसी विमान की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठे हैं और कई हादसे भी सामने आए हैं। आपको याद होगा, भारत ने 2004 और 2010 में रूस से कुल 45 मिग 29 के फाइटर विमान खरीदे थे। अब 23 जून 2011 में रूसी मिग 29 के ट्रेनर विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ, जिसमें दोनों पायलट्स की मौत हो गई और इसके बाद से ही विमान की विश्वसनीयता पर सवाल उठने लगे। जुलाई 2016 में भारत के कैग यानी कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने आरोप लगाया कि भारत का मिग 29K में एयरफ्रेम, RDMK-33 इंजन और फ्लाई बाय वायर सिस्टम से संबंधित समस्याएं हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि युद्धक विमानों की सर्विसेबिलिटी बेहद कम है। इसी तरीके से कुछ दिन पहले भी अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में सेना का हेलीकॉप्टर ऐसे ही एक हादसे का शिकार हुआ था। इस हादसे को लेकर जानकारी ये सामने आई थी। इसमें सेना के एक लेफ्टिनेंट कर्नल शहीद हुए थे, जबकि उनके को पायलट गंभीर रूप से घायल हुए थे। इस दुर्घटना के बाद एक बार फिर से सबकी नजरें पुराने हो चुके चीता और चेतक हेलीकॉप्टर्स के बेड़े पर थीं, जिसमें आधुनिक उपकरणों की कमी है, जिन्हें बदलने की सख्त जरूरत पर भी जोर दिया गया। और इसके पीछे की पूरी वजह यह है कि इस तरीके के जो हादसे होते हैं उन पर लगाम लगाई जा सके। जो पायलट्स हैं, जो उड़ाने वाले हैं, वो शहीद ना हो, इसकी कोशिश की जा सके और इस तरीके के हादसों को रोका जा सके। अब अगली खबर है हवाला कांड को लेकर, जिसमें तेलंगाना पुलिस का एक बड़ा एक्शन देखने को मिला है। हैदराबाद साइबर पुलिस ने 2 चीनी नागरिकों समेत 10 लोगों को गिरफ्तार किया। ये कार्रवाई 903 करोड़ के हवाला कांड को लेकर हुई और पकड़ा गया गैंग मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए इन्वेस्टर्स के साथ ठगी करता था। इसके साथ ही अलग अलग कंपनीज और लोगों के खातों के जरिए हवाला को भी अंजाम देता था। पुलिस का कहना है कि फर्जी कंपनीज के खिलाफ इस तरीके की कार्रवाई आगे भी जारी रहने वाली है। और अब बात करेंगे ईरान की, क्योंकि ईरान में हिजाब को लेकर भड़की हुई आग अब दुनिया भर में फैल रही है। भारत में सेक्रेड गेम्स फेम अभिनेत्री एलनाज नौरोजी ने भी ईरानी महिलाओं का सपोर्ट किया है। ईरान में हिजाब को लेकर लंबे वक्त से बवाल मचा हुआ है और इस पर अब तक कई सितारों ने अपनी राय भी रखी है। ईरान में प्रदर्शन की आग और फैलती जा रही है और दुनिया भर से इसके समर्थन में लोग भी सामने आ रहे हैं। हिजाब को लेकर भड़की आग अब भारत तक पहुंच गई है। नेटफ्लिक्स की हिट सीरीज सेक्रेड गेम्स में काम कर चुकी बॉलीवुड अभिनेत्री एलनाज नौरोजी भी इस हिजाब विवाद में कूद पड़ी है। एलनाज नौरोजी ने ईरान में हिजाब के खिलाफ महिलाओं के प्रदर्शन को समर्थन देते हुए कहा कि महिलाओं को अपनी मर्जी से कुछ भी पहनने का अधिकार है। किसी भी पुरुष या किसी अन्य महिला को यह अधिकार नहीं कि वो उसे जज करे। इसी के चलते एलनाज ने हिजाब का विरोध करते हुए अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया। वीडियो में अभिनेत्री एलनाज अपना हिजाब और बुर्का उतारते हुए नजर आ रही हैं। बुर्का उतारने के बाद उन्होंने एक एक कर अपने सारे कपड़े उतार दिए और इस तरह ईरानी महिलाओं के इस प्रदर्शन का हिस्सा बनी। आपको हम पूरा वीडियो नहीं दिखा सकते। एलनाज का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो को उन्होंने माई बॉडी माई चॉइस का नाम दिया है।
पिछले कुछ समय से अमेरिका और पाकिस्तान के बीच कोई सीक्रेट डील चल रही है और इसी के तहत पहले अमेरिका ने F-16 के रखरखाव के लिए आर्थिक मदद दी और उसके बाद पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल बाजवा का रक्षा मंत्री की तरह ही अमेरिका में स्वागत हुआ और अब अमेरिकी कोस्ट गार्ड के 2 जहाज पाकिस्तान पहुंचे। ये दोनों ही जहाज 6 से 9 अक्टूबर तक कराची में रहे। अमेरिकी नौसेना की सेंट्रल कमांड की तरफ से बयान जारी कर इन जहाजों के पाकिस्तान पहुंचने की जानकारी भी दी गई। ये जहाज पिछले दिनों ऐसे समय में पहुंचे जब पाकिस्तानी सेना के मुखिया जनरल कमर जावेद बाजवा अपना अमेरिकी दौरा करके लौटे थे। ये बताने के लिए काफी है कि पाकिस्तान के साथ अमेरिका के रिश्ते अब काफी मजबूत होने लगे हैं। ये रिश्ता इसीलिए भी चर्चा में है क्योंकि पाकिस्तान कंगाली की कगार पर है। ऐसे में अमेरिका की पाकिस्तान से दोस्ती किसी बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रही है। तो इस सीक्रेट डील के बाद सवाल ये उठता है कि आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है, क्योंकि अमेरिकी नौसेना ने अपने बयान में कहा कि पाकिस्तान का दौरा करके हम काफी खुश हैं क्योंकि इस गतिशील क्षेत्र में हमारे रिश्ते बन रहे हैं। अमेरिका की तरफ से यह भी कहा गया कि पाकिस्तान के साथ उनका रिश्ता आने वाले दिनों में और ज्यादा मजबूत होगा, यानी कि इस बात के संकेत दे दिए गए कि अमेरिका और पाकिस्तान और ज्यादा करीब आने वाले हैं। कराची में अमेरिकी जहाज नजर आया। अमेरिकी कोस्ट गार्ड के 2 जहाज कराची गए थे जिसकी जानकारी बाकायदा साझा की गई। ये दोनों ही तटरक्षक बल के 5वें बेड़े का हिस्सा है। ये दोनों के दोनों जहाज जो पहुंचे कराची में मध्य एशिया का जायजा लेने के लिए ये कराची पहुंचे थे दोनों के दोनों जहाज, और इसकी जानकारी आधिकारिक तौर पर भी साझा की गई। किस तरीके की स्थिति है सेंट्रल एशिया में, यही समझने की कोशिश अमेरिका करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अमेरिकी नौसेना का 5वां बेड़ा यानी कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका की मौजूदगी के लिए काफी जरूरी है। अरब की खाड़ी, ओमान की खाड़ी के अलावा लाल सागर और हिंद महासागर का एक हिस्सा मिडिल ईस्ट में आता है। यह क्षेत्र 25 लाख स्क्वायर मील तक फैला हुआ है और इतने हिस्से में 5वां बेड़ा कमान संभाले हुए है। लेकिन बीते कुछ समय से पाकिस्तान पर अमेरिका मेहरबान है, जिसे भारत के विरोध के रूप में भी देखा जा सकता है, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस पर तमाम प्रतिबंध लगाए गए। बावजूद इसके भारत ने रूस से भारी मात्रा में तेल खरीदा, जिससे अमेरिका के साथ साथ तमाम पश्चिमी देश, नेटो कंट्रीज कुछ परेशान नजर आए। यानी कि भारत की रूस के साथ दोस्ती, शायद ये एक बड़ी वजह, इसीलिए ये विरोध नजर आ रहा है। अमेरिका पाकिस्तान को आर्थिक मदद देने के लिए तैयार है। अमेरिका का यह भी कहना है कि मदद आगे भी जारी रहेगी। हाल ही के दिनों में अमेरिकी राजदूत ने पीओके को आजाद कश्मीर बताया। ये कोट किया गया अमेरिकी राजदूत की तरफ से। F-16 के लिए पाकिस्तान को $450 मिलियन का पैकेज यानी कि आर्थिक मदद दी गई, इनके रखरखाव के लिए, इनके मेंटेनेंस के लिए। और इन तमाम मदद के बाद ये सवाल उठने लगे कि आखिर अमेरिका और पाकिस्तान के बीच ये प्रगाढ़ होती दोस्ती किस तरफ इशारा करती है। पाकिस्तान को भारी भरकम पैकेज देने पर बाइडेन प्रशासन ने कहा कि ये पैकेज काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस के लिए है, जिस पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि अमेरिका अपने इस तर्क से सिर्फ बेवकूफ बना रहा है। और अब आगे बात करेंगे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बात, जिन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया कंपनी मेटा यानी कि फेसबुक की पेरेंट कंपनी उसे आतंकवादी और कट्टरपंथी संगठन घोषित कर दिया। यानी कि अब फेसबुक, इंस्टाग्राम रूस में आतंकवादी प्लेटफॉर्म माने जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन को सोशल मीडिया पर मिल रहे समर्थन के चलते रूस नाराज है और इसी वजह से ये कदम उठाया गया। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद इसी साल मार्च में रूस की सरकार ने अपने नागरिकों के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक कर दिया था और मेटा को आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। एक संस्था जो कि आतंकवाद को बढ़ावा देती है, ये कहा गया है रूस की तरफ से मेटा कंपनी को लेकर। टीम इंडिया को आईसीसी के सभी खिताब जिताने वाले पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को विजडन ने अपनी ऑल टाइम भारतीय T20 टीम में जगह नहीं दी है। इस लिस्ट में T20 वर्ल्ड कप के लिए ऑस्ट्रेलिया गई भारतीय टीम के 7 खिलाड़ियों का नाम शामिल है, जबकि 2007 वर्ल्ड कप विजेता टीम के 4 खिलाड़ी भी इसमें शामिल हैं। क्रिकेट की बाइबल कहे जाने वाली मैगजीन विजडन ने T20 वर्ल्ड कप से ठीक पहले चुनी इंडिया की ऑल टाइम T20 11।
इस टीम में देश को इकलौता T20 वर्ल्ड कप जिताने वाले कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को नहीं दी जगह। विजडन की इस लिस्ट से हैरान हैं दिग्गज और क्रिकेट फैंस। T20 वर्ल्ड कप की बात हो और उसमें महेंद्र सिंह धोनी की चर्चा न हो, ये मुमकिन नहीं, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी ने ही अपनी कप्तानी में 2007 में भारत को वर्ल्ड कप खिताब जिताया था। इसके बाद 2011 में वनडे वर्ल्ड कप और 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी भारत की झोली में डालकर ऑल टाइम फेवरेट खिलाड़ी और कप्तान बन गए। आईपीएल में भी उनकी कप्तानी में सीएसके 4 बार खिताब जीत चुकी है और उनकी काबिलियत को देखते हुए टीम उन्हें छोड़ने के मूड में नहीं। आज भी सीएसके की टीम टूर्नामेंट शुरू होने के साथ ही जीत की सबसे मजबूत दावेदार होती है। ऐसे में ये बात हैरान करने वाली है कि विजडन की ऑल टाइम T20 11 में धोनी को शामिल नहीं किया गया है। आखिर विजडन को ऐसा क्यों लगा कि धोनी की जगह इस टीम में नहीं बनती है? इसके बारे में विजडन ने लिखा है, किसी भी स्टैंडर्ड के हिसाब से टीम चुनना आसान नहीं है। हर जगह के लिए कंपटीशन है और इस फॉर्मेट के शुरुआती वर्षों के सितारों की तुलना अभी के खिलाड़ियों से करना आसान नहीं, जो हर साल 2 महीने आईपीएल खेलते हुए बिताते हैं। यहाँ सबसे बड़ी एब्सेंस MS धोनी की है, जिन्होंने भारत को इकलौता T20 वर्ल्ड कप जिताया है। T20 वर्ल्ड कप जीतने वाले कप्तान धोनी को बाहर रखना आसान नहीं था। और वंदे भारत में अब गुड न्यूज की बात करते हैं। दिवाली से पहले मोदी सरकार ने रेलवे कर्मचारियों को बड़े तोहफे का ऐलान कर दिया है। कर्मचारियों को बोनस देने का ऐलान किया गया। कुछ दिन पहले केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में भी 4% की बढ़ोतरी की गई थी। मोदी कैबिनेट की बैठक में रेलवे कर्मचारियों को दिवाली बोनस देने का फैसला लिया गया है, जिसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी। ये बोनस प्रोडक्टिव लिंक्ड बोनस है, जिसमें रेलवे कर्मचारियों को 2021-2022 के लिए 78 दिनों की सैलरी दी जाएगी। इस ऐलान से 11,27,000 कर्मचारियों को लाभ होगा। 78 दिन के बोनस से 1,08,032 करोड़ का बोझ आएगा। 11,27,000 रेल कर्मचारियों के लिए 1,832 करोड़ रुपए का जो प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस दिया गया है, ये हर साल दशहरा और पूजा के समय दिया जाता है और ये रेलवे के 11,27,000 वर्करों को एक बहुत बड़ा जो निर्णय प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिया, उसका लाभ उनको मिलेगा। अभी हाल ही में सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 4% डीए में बढ़ोतरी का ऐलान किया था, जिसके बाद डीए बढ़कर 38% हो गया है। और इसी खबर के साथ वंदे भारत में फिलहाल इतना ही।